वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे पास्कल्स लॉ पे और कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेशर जो होता है वो सेम होता है ऑल डायरेक्शन में, जैसा कि आप P1 इजकल टू P2 इजकल टू P3 प्रूव किए थे। और इससे ये पता चलता है कि आपका जो है प्रेशर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, सभी डायरेक्शन में सेम वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। और इसलिए आप बोलते हैं कि प्रेशर जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लास्ट क्लास में हम लोग ये भी डिस्कशन किए कि आखिर हम लोग जो वेज शेप कंसीडर किए थे जो कि कुछ इस तरीका का था। अगर इसका वॉल्यूम के लिए हम लोग बात किए थे कि वॉल्यूम आपको अगर डाउट लगे तो आप ज़रूर बोलेंगे। थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दें कि कभी भी वॉल्यूम अगर निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा शेप है और इसको हम लोग 3 डायमेंशन देते हैं ताकि वॉल्यूम आप बता सके। अब मान लीजिए यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर इस तरीके के शेप में ये मान लीजिए कि लेंथ L है, दिस वन मीन्स लेंथ, और ये अपना हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये सामने से फ्रंट व्यू अगर देखा जाए तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या हो सकता है? LH। तो हमेशा याद रखना है कि वॉल्यूम जो है उसको आप एरिया इनटू थिकनेस लिखते हैं। तो यहां पे एरिया अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए हम थिकनेस को W मान ले, जो इसका विड्थ है W, सो एरिया यहां पे LH हो जाएगा और थिकनेस इसका W, इसलिए आप बोलते हैं LHW। वैसे ही हमारा जो राइट एंगल प्रिज्म का शेप था, जिसको आप वेज शेप भी बोल रहे थे, अगर हम आपसे पूछें कि ये हमारा शेप था, अब यहां पे बोल सकते थे कि सर इसके लिए वॉल्यूम अगर निकालना हो तो जैसा कि हम लोग वहां पे मान रहे थे कि सर डेल्टा X था, डेल्टा Y था और ये डेल्टा Z था। अब सामने से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया अगर हमको पता करना हो तो हम लोग बोल सकते थे कि सर एरिया हाफ हाइट इनटू जो हमारा यहाँ पे बेस है, तो डेल्टा X बेस हो गया, डेल्टा Y ये हमारा एरिया हो गया। अब इसका थिकनेस कितना है? डेल Z। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ।
सबसे पहला कि जैसे मान लीजिए हम कोई कंटेनर कंसीडर करते हैं, ये हमारा कोई कंटेनर है, मान लीजिए कि इसमें वाटर फिल्ड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगाते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे ये हमारा पिस्टन पे एफ फोर्स लगाया जा रहा है और ये क्रॉस सेक्शनल जो है वो मान लीजिए कि एरिया क्रॉस सेक्शनल का जो है ए है। बाकी जगह भी लेते हैं, मान लीजिए अब यहां पे मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कि प्रेशर क्या हो सकता था, तो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। जब इसके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा तो फ्लूइड भी जो है पिस्टन पे एक प्रेशर लगाएगा और आप उसमें बोल सकते थे कि सर अगर ये पिस्टन है और इसका एरिया ए है, अगर हम ऊपर में एफ फोर्स लगाते हैं तो फ्लूइड भी इसके सरफेस पे एक इक्विलिब्रियम फोर्स लगाएगा और वो हो जाएगा हमारा पी ए। तो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर फोर्स जो है वो अपना पी ए के इक्वल है। नाउ यहाँ पे हम एरिया कंसीडर कर रहे हैं a/2 और इसके लिए एरिया कंसीडर कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन का 2a। अब यहाँ पे पिस्टन जो जिस पोजीशन पे है, रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे, इस सिचुएशन में रखने के लिए यहाँ पे आपको, क्योंकि ये एरिया a/2 है और ये एरिया अपना 2a है, तो इस पोजीशन में रखने के लिए इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि f/2 फोर्स विल बी रिक्वायर्ड और इसके लिए जो है देखा गया कि फोर्स जो है वो 2f फोर्स इस 2a एरिया के लिए। अब ये तीनों सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये फोर्स बाय एरिया, यहाँ पे भी f/2 बाई a/2 और 2f/2a। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है पास्कल्स लॉ को। और पास्कल्स लॉ का दूसरा, अगर उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है। कहता है कि अगर हम प्रेशर एग्जर्ट कहीं पे एग्जर्ट करें, लगाएं, एग्जर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल ऑलरेडी आपको बताएं कि जिसका डेंसिटी कांस्टेंट रहता है।
तो वो बोलता है क्या है कि वो प्रेशर जब आप लगाते हैं किसी कन्फाइंड करने का मतलब नैरो बहुत छोटा एरिया में अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो वो इक्वली जो है ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, जो कि आपको एक्सपेरिमेंटल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे एफ फोर्स लगा रहे थे, एरिया ए था, तो ये पिस्टन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे सेम एज रह जाए। अगर ये a/2 एरिया और 2a है तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए f/2 आपको लगाना पड़ रहा था और इधर 2f लगाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर को समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे इसको आप हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, नाम ही है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट हो रहा है। सो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप ये एरिया देखने में कम है, मान लीजिए A1, और यहाँ पे फोर्स आप F1 लगाएं, तो यहाँ पे आप प्रेशर बोल सकते थे कि सर प्रेशर जो होगा वो F1/A1 होगा। अब ये कहता है कि अगर किसी कन्फाइंड जो है नैरो छोटा सा एरिया पे अगर आप यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं तो ये सेम होगा, यानी सेम प्रेशर यहाँ पे भी लगने लगेगा, सेम प्रेशर। अब मान लीजिए कि इसका एरिया A2 है और इसके ऊपर F2 लग रहा है, तो अब यहाँ पे भी प्रेशर जो है वो सेम ही रहेगा F2/A2, यानी सेम प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसका फायदा क्या है, जितने भी हाइड्रोलिक लिफ्ट जिसको बोलते हैं, आप यहाँ पे कम फोर्स लगा के ज्यादा भारी सामान को उठा सकते हैं, एरिया बढ़ गया। अब ये कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए एग्जाम्पल में तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, चाहे आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक का भी कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स यानी ये भी हमारा बेस्ट होता है इसी पास्कल्स लॉ पे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा जैसा कि यहाँ पे क्या होगा,
जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा ब्रेक पैडल है, ब्रेक पैडल है, और ये अपना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और ये अपना कोई वर्किंग फ्लूइड है। ये रास्ता बाकी व्हील में जा रहा है फ्लूइड, तो हम लोग एक व्हील को यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही आप ब्रेक को पुश करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दो पिस्टन देखने को मिल रहा है। मान लीजिए इसको हम P1 और P2 नाम देते, तो कहीं ना कहीं ये पुश होगा तो ये एक्सपेंड होगा, और ये एक्सपेंड जब होगा तो यहाँ पे आपका ये जो रिम है उस रिम को जाम कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिससे कि आपका जो गाड़ी है वो रुक जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे आपको देखने को मिलता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो कि बेस्ड होता है हमारा पास्कल्स लॉ पे, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी हमारा उसी पे बेस्ड होता है, हाइड्रोलिक जैक भी हमारा उसी पे बेस्ड है, यानी पास्कल्स लॉ। थोड़ा कलर दे देते तो अच्छा लगेगा। तो ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक का एग्जाम्पल है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं अपने स्कूल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन जो कि रिसेंट क्वेश्चन है 24 फरवरी। तो कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, पास्कल्स लॉ पे, या आप उसको बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। तो कहता है कि अ हाइड्रोलिक प्रेस जो है कैन लिफ्ट 100 kg व्हेन अ मास m इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। जैसे कि जस्ट हम इसी को कवर करते हैं, कॉपी करते हैं इसको। जैसे कहता क्या है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस कैन लिफ्ट 100 kg मास। मान लीजिए मास यहाँ पे 100 kg है। व्हेन अ मास m इज, यहाँ पे स्मॉल m जो है इसके स्मॉलर पिस्टन पे रखा जाता है। मान लीजिए कि ये जो स्मॉलर है इसका डायमीटर d1 है और लार्जर का डायमीटर d2 है। It can lift dash kg when the diameter of the larger piston is increased by 4 times and that of the smaller piston is decreased by 4 times, keeping the same mass m on the smaller piston। तो सबसे पहला आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे प्रेशर सेम है, तो मान लीजिए कि मास स्मॉल m इस पे रखा जा रहा है, तो ये 100 kg सामान को उठा सकता था। लेकिन अब चेंजिंग कर दिया क्या? चेंजिंग क्या किया गया कि लार्जर पिस्टन का जो डायमीटर था उसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया, और स्मॉलर जो पिस्टन है उसका हमारा जो पिस्टन का डायमीटर है उसको 4 टाइम्स रिड्यूस कर दिया गया। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर सबसे पहला कि एरिया जो होगा A1 ये इस सिचुएशन में π/4 d1 स्क्वायर हो जाएगा, और A2 π/4 d2 स्क्वायर। सो प्रेशर जो है दोनों पे सेम रहेगा। सो F1/A1 आप बोल सकते थे कि सर ये mg इसलिए कि वेट है और वेट हमेशा mg आप लिखते हैं, और A1 यहाँ पे आप बोल सकते थे कि π/4 d1 स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा जा सकता था 100 kg, सो 100 इंटू जी π/4 d2 स्क्वायर। सो π/4 कैंसिल, जी कैंसिल। सो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर
ये हमारा रिलेशन जो आया वो आ गया m बाई d1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाई d2 स्क्वायर। सो m इज 100 इंटू d1 स्क्वायर बाई d2 स्क्वायर। ये मास है, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि सेम मास, अब थोड़ा सा डायमीटर को चेंज कर दिया गया। नाउ मान लीजिए कि न्यू सिचुएशन में d1 डैश हो गया, स्मॉलर डायमीटर d1 डैश है और वो पहले से रिड्यूस हो गया 4 टाइम्स, यानी d1 बाई 4 हो गया। और d2 डैश जो था यानी लार्जर पिस्टन का डायमीटर वो 4 टाइम्स बढ़ गया पहले के रिस्पेक्ट में। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते थे। अब पूछ रहा है कि कितना मास उठाया जा सकता था, तो हम फिर पास्कल्स लॉ लगाते और बोलते कि सर P तो सेम होता, तो यहाँ पे मास वही है mg। अब यहाँ पे एरिया हो जाएगा π/4 d1 डैश स्क्वायर। ये π/4 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप है, सिलिंड्रिकल का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो π/4 d स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे π/4 d1 डैश स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि ये नया है तो ये p डैश अब कर दिए। और यहाँ पे ये mg, ये m निकालना है हम लोगों को, π/4 ये d2 डैश स्क्वायर बोल सकते थे। g यहाँ पे भी कैंसिल, π/4 कैंसिल। अब m के जगह आप रख सकते थे, तो पहले हम लोग d1 डैश के जगह पे रख सकते हैं कि सर ये हो जाएगा d1 स्क्वायर बाई 16। और यहाँ पे m d2 डैश स्क्वायर है, तो ये अपना हो जाएगा 16 d2 स्क्वायर। अब यहां से आप बोल सकते थे कि सर ये हो जाएगा m के जगह पे 100 d1 स्क्वायर, स्मॉल m की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, और बाई d2 स्क्वायर, और नीचे अपना है d1 स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू m, और यहाँ पे है अपना 16 d2 स्क्वायर। सो नाउ d1 स्क्वायर कैंसिल, d2 स्क्वायर कैंसिल। सो m इज, माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोल सकते थे कि सर m का वैल्यू जो आएगा 16 इंटू 16 इंटू 100 kg। अब 16 है तो आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 160, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 96। सो 256 और यहाँ 100 है, सो 25600 kg इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वी कूल एग्जाम में अगर आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि अगर हम इस टॉपिक को देखें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो ये प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा आपको काम आएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ करते हैं। इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं, सबसे पहले अभी हम लोग हेडिंग यही रहने देते हैं और बात करते हैं कि रिजिड फ्लूइड इन मोशन, यानी इमेजिनेशन कीजिए कि एक रिजिड है। रिजिड कहने का मतलब जिसका आप कितना भी कंप्रेस कर लीजिए शेप चेंज नहीं होने वाला है। तो रिजिड कोई फ्लूइड है और वो मोशन में है। अब मोशन 3 डायरेक्शन में हो सकता था। सबसे पहले कभी भी आपको डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है और डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। हम यहाँ पे अभी सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को लेके चल रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? आप अक्सर यूज़ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी x, y, या आप ऐसा भी बोल सकते थे कि सर दिस वन इज x, दिस वन इज y और ये z। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये डायरेक्शन बताता है कि x के अलोंग कैसे है, y के अलोंग कैसे है और z के अलोंग कैसे है। अगर हम डायरेक्शन कभी भी ड्रॉ कीजिए तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि रैंडम इसको x मान लीजिए, इस वाले को x मान लीजिए और इसको z मान लीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, वो गलत हो जाएगा। यानी आप ऐसे चलते हैं x y z, अगर हम इसको x मान लेते तो ये y बन जाता, ये z बन जाता। अगर ये x है तो ये y z, अगर ये ऊपर जिसमें y है तो अगर आप इसको x लिखेंगे तो ये y और ये z बन जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि सर कुछ एंटी क्लॉकवाइज आप बोल सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज वर्ड नहीं सही है, लेकिन आपको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, तो डायरेक्शन को आपको बस ध्यान रखने के लिए इधर से इधर और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आप मान सकते हैं, कुछ ऐसे और तब जाके ऐसे, यानी नाम का जब डिफाइन आप करेंगे। अब यहां पे एक फ्लूइड एलिमेंट, कभी भी हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि कभी भी आपको पढ़ना हो फिजिक्स में, अगर प्रॉब्लम का जो मेन कॉज है, दो चीज हम ऑब्जर्व किए कि जनरली स्टूडेंट जिस चीज से भागते हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, कैलकुलस मैथमेटिक्स और वेक्टर मैकेनिक्स दोनों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। जैसे हम पहले भी बात किए कि वेक्टर जिसको आप बोलते हैं ना कि डायरेक्शन, जैसे कोई बंदा बाइक लिया और 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो डेट इज स्पीड, लेकिन अगर आप उसको बोल रहे हैं कि अच्छा ये ईस्ट में जा रहा है, यानी आप उसको डायरेक्शन दे दिए, तो ये क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सब्जेक्ट। जैसा कि प्रेशर के बारे में अभी आप देख रहे थे कि प्रेशर जो है वो पॉइंट पे लग रहा है सभी डायरेक्शन से, लेकिन सभी डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे अगर वो लगाया जा रहा है तो सेम है, इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया डायरेक्शन से। तो इसलिए आप बोलते हैं, लेकिन फोर्स, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट लगा रखा हुआ है और आप उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें एक एक्सेलरेशन आ गया, मान लीजिए वो अपने जगह से डिस्प्ले होकर मोशन में है, विथ एक्सेलरेशन है, तो कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं वहां पे कि दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये मैथ का कैलकुलस और वेक्टर दोनों का रोल हमारे सब्जेक्ट में ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप वाकई में जेईई के लिए सोच रहे हैं तो कुछ इस लेवल पे आपको सोचना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आखिर यहाँ पे हम लोग क्यों ले रहे हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए दो टर्म आता है, एक होता है इंटीग्रेशन, एक होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सिंपली, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, डिफरेंशियल फॉर्म में बताइए, तो डिफरेंशियल फॉर्म में आप लिखते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dx हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे तो आप बोल सकते थे कि सर एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dx होता है, सॉरी dv/dt होता है, एक्सट्रीमली सॉरी, dv/dt होता है। अब ये कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसलिए आप डिफरेंशिएट करते हैं, यानी उसके रिस्पेक्ट में क्या मिलने वाला है रिजल्ट। और इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक इंजीनियर बनने वाले हैं, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर जेईई एग्जामिनेशन, जस्ट एग्जांपल, और आप एक वॉल को कंसीडर करते हैं, आपका सिस्टम वॉल है, वॉल पूरा डिजाइन करना है, तो वॉल का ऐसा जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर शेप ही हो, कुछ भी शेप हो सकता था, आर्बिट्रेरी शेप, कोई भी अलग अलग ढंग का शेप हो सकता था। तो अब आप क्या करते हैं कि इस एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट पे एनालिसिस करते हैं प्रॉब्लम का, और वो एनालिसिस रिजल्ट जो आया वो स्मॉल एलिमेंट पे आया, आप उसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक लिमिट दे दीजिए, तो वो पूरा इंटीग्रेशन का लिमिट, नॉट अलग चैप्टर लिमिट कि 0 से यहाँ तक, तो वो पूरे वॉल के लिए वैलिड हो जाएगा। यानी आप एनालिसिस बहुत छोटे से एलिमेंट पे किए, इसलिए आप यहाँ पे कभी भी सब्जेक्ट में बात करते हैं तो कभी भी बुक में देखते हैं तो कोई भी डेरिवेशन में एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता है, ताकि उस पॉइंट पे बात किया जा सके, उस छोटे एलिमेंट पे बात किया जा सके, और उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया वो पूरे के लिए आप उसको लगाना हो तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसीलिए आप पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं,
जैसे कि ये हमारा एक फ्लूइड एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट में मान लीजिए कि बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स है, आप चाहे तो डी एक्स भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इस डायरेक्शन को डेल्टा एक्स मान रहे हैं, डेल्टा वाई हाइट को मान रहे हैं, और ये डायरेक्शन जो हमारा परपेंडिकुलर टू प्लेन है, मतलब ये बोर्ड के जस्ट बाहर में निकलता हुआ जो दिखाई दे रहा है डेल जेड है। अब यहाँ पे यही हमारा फ्लूइड एलिमेंट है, दिस वन इज आवर फ्लूइड एलिमेंट। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पहला कंसीडर केस करते हैं कि मोशन इन, अब ये फ्लूइड एलिमेंट हम मोशन में मान के चल रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सर हम तो पढ़ रहे हैं स्टैटिक, आप मोशन में लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पे मोशन को कंसीडर करके चल रहे हैं पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से आपका डेवलप होता है। तो मोशन इन एक्स डायरेक्शन ओनली, यानी मान के चलिए कि ये जो हमारा फ्लूइड एलिमेंट है इसका मोशन ओनली एक्स डायरेक्शन में है। अब एक्स डायरेक्शन का मतलब हो गया कि मान लीजिए आप इसी को थोड़ा हम कॉपी कर लें, कि सर मान लीजिए कि यहाँ पे इस एंड पे प्रेशर P लग रहा है, और ये हम दिखाने के लिए कि ये x डायरेक्शन में, इसलिए सबस्क्रिप्ट में x लिख दे रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर P प्लस डेल P, और यहाँ पे भी हम मान के चल रहे हैं कि ये Px है और ये डेल Px है। और अगर यहाँ पे एरिया कोई पूछे, क्योंकि हम लोग फोर्स पढ़ने वाले हैं, तो एरिया जिस एरिया पे ये लग रहा है, तो वो एरिया आप बोल सकते थे कि सर ये dy/dz बोला जा सकता था, dy/dz। सो फोर्स जो है वो लिखा जा सकता था कि सर Px डेल्टा y हाइट और डेल्टा z जो है थिकनेस है, डेल्टा y डेल्टा z, यहाँ पे भी आप डेल्टा y डेल्टा z लिख सकते थे। अब ये फ्लूइड मोशन जो है वो x डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन ax। अब यहाँ से आप बोल सकते थे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि सर सिग्मा Fx जो होगा वो मास ऑफ दिस एलिमेंट, मान लीजिए हम छोटा सा डेल्टा m लिख दे रहे हैं, ये छोटा सा मास पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और ax एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। अब सिग्मा Fx क्या होना चाहिए, तो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे प्रेशर है, ड्यू ये फ्लूइड मोशन जो हो रहा है वो प्रेशर के लिए, बाहर का हम कुछ नहीं देख रहे, केवल प्रेशर को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे कि सर ये Px डेल्टा y डेल्टा z। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेशर जब भी दिखाइएगा तो कंप्रेसिव नेचर होता है। कंप्रेसिव नेचर कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि प्रेशर को इस सरफेस पे भी लगते हुए दिखा रहे हैं और इधर भी इस सरफेस पे भी लगते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कंप्रेसिव नेचर, कंप्रेस करने वाला नेचर होता है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रेशर का डायरेक्शन अगर ऐसे कर देते हैं तो दिस वन इज रॉन्ग। तो ये भी आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे आप लिख सकते थे कि सर ये हो जाएगा Px प्लस डेल Px डेल y डेल z, डेल्टा m छोटा सा मास है और ax। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये लिखा जा सकता था Px डेल्टा y डेल्टा z माइनस Px डेल y डेल z माइनस डेल Px डेल y डेल z,
और मास, छोटा सा मास एलिमेंट जो है यहाँ पे आप इसको लिख सकते थे कि सर डेंसिटी इज स्मॉल मास और स्मॉल वॉल्यूम इसका। सो ये जो मास है ये आप लिख सकते थे कि सर ये छोटा सा मास को हम लोग लिख सकते थे कि सर ये रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम हो जाएगा, अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए सर, ये बाहर से रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है तो रेक्टेंगुलर का यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई बाहर तो दिख रहा है और थिकनेस डेल जेड है, सो डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। सो यहाँ पे आप मास जो स्मॉल मास कंसीडर कर रहे हैं तो ये एलिमेंट का मास लिख सकते थे डेंसिटी डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड ए एक्स। अब यहाँ से डेल वाई डेल जेड डेल वाई डेल जेड डेल वाई डेल जेड डेल वाई डेल जेड कैंसिल हो गया। अब ये दोनों तो टर्म ऐसे ही कैंसिल है, पी एक्स डेल वाई डेल जेड। सो नाउ आप बोल सकते थे कि सर ये रिजल्ट हमारे पास आ गया माइनस डेल पी एक्स, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन ओनली, और इज इक्वल टू रो डेल्टा एक्स ए एक्स। और इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि सर डेल पी एक्स बाई डेल एक्स माइनस रो ए एक्स। डिफरेंशियल फॉर्म में आप इसी को ऐसे लिखते हैं डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रो ए एक्स। यानी ये बता रहा है कि अगर ये माइनस साइन आ गया, अगर फ्लूइड एक्सेलरेट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, मोशन एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है, तो डीपी का मतलब हो गया फाइनल। यहां पे डीपी का मतलब होता है बेटा ये डी अगर जो है स्मॉल डी जो लिखते हैं या डेल्टा, इसका मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पे हम डेल्टा एम जरूर लिखे हैं, लेकिन ये प्लीज इसको यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल ना समझे, हम लोगों को ऐसा साइन नहीं पढ़ना है, दो और एक और साइन होता है नहीं पढ़ना है, इसलिए हम डेल्टा से दिखाए हैं दिस इज मास ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, हम ये लिख दे रहे हैं। तो ताकि आप इस पे कंफ्यूज ना हो कि सर यहां भी आप डेल्टा लिख दिए तो इसका मतलब फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, नो। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्मॉल डी और डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सो यहां पे अगर देखा जाए तो प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है। तो यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल अगर प्रेशर देखा जाए, यहां पे पोजीशन भी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, तो इसका मतलब है कि ये निगेटिव आ रहा है, माइनस रो, रो का वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक्स हमारा एक्सलेट हो रहा था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो पॉजिटिव था, उसके पहले इन दोनों के पहले माइनस साइन है, इसका मतलब है कि फाइनल प्रेशर का वैल्यू इनिशियल प्रेशर से क्या है, कम है, कम है आप बोल सकते थे। और जिसके कारण आप यहां पे बोल सकते हैं कि निगेटिव साइन यहां पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि फाइनल प्रेशर जो है, यानी हम मान लीजिए कि दो लोकेशन लेते हैं तो P2 इज लेस देन P1। इनिशियल प्रेशर P1 है और फाइनल प्रेशर P2 है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। और इसका ये है कि अगर हम इसको ड्रॉ करें कि ये सवाल आ चुका है आपके जेई में कि मान लीजिए कि ये कंटेनर है और इसमें आपका कोई फ्लूइड है, अब ये एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तब पूछेगा कि किस तरफ ये फ्लूइड का लेयर ऊपर उठेगा। तो आप खुद बोल सकते थे कि सर यहां पे ऐसा कुछ शेप बन जाएगा, क्योंकि यहां पे बोल सकते थे कि सर अगर हम एक इमेजिन कर ले कि ये हमारा कोई फ्लूइड एलिमेंट है, तो अभी हम लोग बात करेंगे इस पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है यहाँ पे
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सर ये P1 है और ये P2 है, तो और ये अपना H1 है और ये H2 है। सो H1 ग्रेटर देन H2 है और ये फ्लूइड जो है वो डेंसिटी फिक्स है रो। तो कहीं ना कहीं आपका, अभी हम लोग फार्मूला देखेंगे भी, वही प्रेशर इन डेप्थ का जो बात कर रहे हैं, तो ये P1 का वैल्यू जो है वो आपको P2 से ज़्यादा होगा, तो ये शेप हमेशा बनेगा। निगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है। तो आप इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। इस पे आगे हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे हम लोग बस अभी आपको बताने के लिए, थोड़ा सा गाइड करने के लिए रखे हैं। हम इसको फिर यूज़ करेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इसको थोड़ा सा के लिए हम इसको हाइड करते हैं, मतलब इसको थोड़ा देर के लिए हटाते हैं। अब ये तो एक्स डायरेक्शन की कहानी थी। मान लीजिए अब हम बोले कि सर मोशन इन वाई डायरेक्शन ओनली। अब वाई डायरेक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए अगेन इस एलिमेंट को कॉपी करते हैं। अब इस एलिमेंट को थोड़ा शेयर कराते हैं वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में अब क्या है, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि वाई डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन ऐसे डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सिस हम डिफाइन कर चुके हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, एक्सिस जैसा डिफाइन है उसी के बेस पे आपको चलना है। तो ये फ्लूइड एलिमेंट वाई डायरेक्शन में नहीं, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इधर पे आपको लिखना है पी वाई, और एरिया जो होगा फोर्स निकाल रहे हैं डेल एक्स डेल जेड, और यहाँ पे आपको लिखना होगा पी वाई प्लस डेल पी वाई और डेल एक्स डेल जेड। लेकिन यहाँ पे वाई डायरेक्शन में एक चीज़ और देखने को मिलेगा, जी भी तो लग रहा होगा नीचे की तरफ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब आपका मोशन जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप अगेन यहाँ पे न्यूटन जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं और बोल सकते थे कि सर ये हो जाता पी वाई डेल एक्स डेल जेड, और यहाँ पे इसका वेट भी हो जाता एलिमेंट का रो इनटू वॉल्यूम, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, दिस वन इज ए वॉल्यूम, और ये पूरा m को रिप्रेजेंट कर रहा है g, ये वेट है हमारा। तो अब यहाँ पे ऊपर में पी वाई डेल एक्स डेल जेड माइनस पी वाई प्लस डेल पी वाई डेल एक्स डेल जेड लिख सकते थे, और माइनस ये g नीचे की तरफ लग रहा है तो वेट है, तो वेट को आप लिख सकते थे रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड g, और मास को अगेन रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड और एक्सीलेशन ए वाई। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर ले तो ये बन जाएगा पी वाई डेल एक्स डेल जेड माइनस पी वाई डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल पी वाई डेल एक्स डेल जेड माइनस रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड जी इज इक्वल टू रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ए वाई। आप ऐसा लिख सकते थे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा तो आप बोल सकते थे कि सर डेल एक्स डेल जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास माइनस डेल पी वाई इज इक्वल टू, या आप यहां पे पहले लिख सकते हैं कि सर ये माइनस रो डेल वाई जी और इज इक्वल टू रो डेल वाई ए वाई। अब यहां से आप अगेन आप लिख सकते थे इसको कि सर ये माइनस डेल पी वाई इज इक्वल टू रो डेल वाई, और ये लिखा जा सकता था ए वाई प्लस जी। सो नाउ बोल सकते थे कि सर डेल पी वाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस रो ए वाई प्लस जी, ऐसा लिखा जा सकता था। अब यहां से माय डियर स्टूडेंट्स आप बोल सकते थे कि सर ये बन जाएगा अपना डिफरेंशियल फॉर्म में
डिफरेंशियल फॉर्म अगर हम यूज़ करें तो ये हो जाएगा dpy बाई dy लिखते हैं डायरेक्टली, माइनस रो ay प्लस जी। यानी कैसे y के रिस्पेक्ट में प्रेशर चेंज हो रहा है। अब यहां पे माइनस साइन है, आप खुद गौर कीजिए, इस एलिमेंट में नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर, नीचे का कम था ऊपर का ज्यादा था। तो अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर जाने पे यानी फाइनल प्रेशर, ऊपर का जो प्रेशर वो फाइनल बोला जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो माइनस साइन यहां अगेन है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, आपका प्रेशर यहां पे फाइनल प्रेशर डिक्रीज होते चला जा रहा है। वहीं नीचे अगर आप आते तो पॉजिटिव माना जाता। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये माइनस साइन, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज ज्यादा होता है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे हम जब जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रटने की कोशिश ना करें, सब्जेक्ट को समझे, टॉपिक को समझे कि टॉपिक कैसे एक्सप्रेस किया गया। हम एलिमेंट में मान के चल रहे थे कि वो नीचे से ऊपर जा रहा था, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करके चल रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स में जा रहा था, अब ओरिजिन से वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर से कम है, क्योंकि निगेटिव साइन यहां पे आ गया डेरिवेशन में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसा ही z डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो वहां पे केवल और मिलेगा z डायरेक्शन, मतलब बाहर की तरफ, तो वहां केवल एक ही जगह g काम करेगा, वो है वर्टिकल डायरेक्शन, y डायरेक्शन। सो dp बाई dz आप डायरेक्टली माइनस रो ए जेड लिख सकते हैं। इसमें भी अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ। यानी अगर हम थोड़ा सा आपको गाइड कर दें तो आप यहाँ पे बोल सकते थे कि सर यहाँ पे पी जेड और ये डेल एक्स डेल वाई, और ये इस सरफेस पे पी जेड प्लस डेल पी जेड और डेल्टा एक्स डेल वाई है, और ये बाहर की तरफ कुछ ऐसा ए जेड एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो प्लीज़ इसको ट्राई करें, आपको यही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे 3 रिजल्ट आया, अलग अलग डायरेक्शन के मोशन को हम लोग कंसीडर कर रहे थे। अब यहां पे हम मान के चलते हैं केस 1 कि मान लीजिए कि फ्लूइड एट रेस्ट है, यही हमारा कंसर्न है, फ्लूइड एट रेस्ट। और आप बोल सकते थे कि सर फ्लूइड एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया, ए एक्स ए वाई और ए जेड जीरो हो जाना, जीरो हो जाना। यानी अब आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे अगर हम dp बाई डी एक्स लिखे तो माइनस रो ए एक्स था, ए एक्स जीरो हो गया, तो dp जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। यानी यहाँ पे प्रेशर जो है x डायरेक्शन में वो कांस्टेंट हो गया। हम x इसलिए लिखे क्योंकि ये रिलेशन x डायरेक्शन के लिए था, आपको ध्यान रखने के लिए। दूसरा, dp बाई डी वाई को अगर देखें तो dp बाई डी वाई में माइनस रो ए वाई प्लस जी था, ए वाई प्लस जी। सो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर ये वैल्यू जो है ए वाई जीरो हो गया, ए वाई जीरो हो गया। सो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर dp बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रो जी। सो dp इज इक्वल टू माइनस रो जी डी वाई, ये स्मॉल एलिमेंट के लिए आप निकाले थे। अब मान लीजिए, हम पहले बताए कि स्मॉल एलिमेंट के लिए, पूरे के लिए डिटेल एनालिसिस करना हो, मान लीजिए कि हाइट h हो, मान लीजिए कि आप लोकेशन यहाँ पे बोल सकते थे कि सर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h है, यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, ऐसा हम लोग मान सकते थे। तो ये बता रहा है कि dp, अब इंटीग्रेशन करने का मतलब हो गया कि ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे था, कहीं छोटा सा एलिमेंट, लेकिन आपको पूरे h के लिए बताना है। छोटा सा एलिमेंट का हाइट क्या था, डेल्टा वाई या डी वाई, जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो इंटीग्रेशन जब आप लेंगे तो रो और जी, जब आप इनकम्प्रेसिबल वर्ड यूज कर रहे हैं तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि रो कांस्टेंट होगा तो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि कांस्टेंट बाहर आप लिखते हैं,
तो ये बन जाएगा dy। अब यहाँ पे आप बोल सकते थे हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, नीचे से चल रहे हैं, तो नीचे से कहाँ, अब आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हाइट 0 टू h ट्रेवल, टोटल हाइट कितना है h है, तो आप यहाँ बोल सकते थे कि सर यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे y h है नीचे से ऊपर। तो ये 0, अगर y 0 था तो उस समय प्रेशर क्या था, तो P1, और अगर हाइट h पे चला गया तो उस समय प्रेशर क्या था, P2। अब यहाँ से आप बोल सकते थे कि सर ये बन जाएगा P2 माइनस P1 और ये बन जाएगा अपना माइनस रो जी एच, माइनस रो जी एच। अब यहाँ पे आपको निगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि अब आप यहाँ से क्लियर देख सकते थे कि सर P2 ऊपर था, P1 नीचे है और ये वैल्यू इक्वल आ रहा है, दोनों का डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा है माइनस रो जी एच का, मतलब यहाँ पे P2 जो है वो लेस देन P1 हो गया, ये शो हो रहा है। तो इसी रिलेशन को अगर आप ऐसे लिखें P1 माइनस P2 तो ये पॉजिटिव आप लिख सकते हैं रो जी एच। तो इसलिए अब यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर अब यहाँ पे हमारा रिलेशन P1 जो है, जो कि नीचे था, हम नेमिंग में नीचे P1 को डिनोट किए हैं, तो इसलिए कोई पूछे प्रेशर P1 क्या होगा तो P2 प्लस रो जी एच। अब मान लीजिए कि ये फ्री सरफेस होता, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री सरफेस। P2 जहाँ पे है, मान लीजिए कि ये फ्लूइड है और ये P2 जो है दैट इज फ्री सरफेस, फ्री सरफेस है। तो इस सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे P2 जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये हमारा P1 है और ये हाइट h था। सो यहाँ पे आप लिख सकते थे कि सर P1 को लिखा जा सकता था P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, रो जी एच। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। और अगर z के लिए अगर हम बात करें, z डायरेक्शन के लिए, तो आप लिख सकते थे कि सर z डायरेक्शन में भी रेस्ट में बात कर रहे हैं तो dp बाई डी जेड माइनस रो ए जेड 0 हो गया, यानी z डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो अब ये मतलब क्या कहना चाहता है, तो आप इसको फिगर से समझिए, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अब यहां पे मान लीजिए ये अपना z डायरेक्शन था, z डायरेक्शन था और इस पे भी ड्रॉ करते हैं, और ये अपना x डायरेक्शन था। अब यहां पे आप बोल सकते थे कि सर अगर फ्लूइड रेस्ट में है, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो केवल आपको यहां पे बोल रहा है कि ये x डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट है, यानी इस डायरेक्शन में कहीं पे भी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, और y डायरेक्शन में भी, यहां पे सॉरी z डायरेक्शन में भी प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन ये h डायरेक्शन में आपका चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू हाइट। तो इसलिए आप यहां पे बोल सकते थे कि सर यहां पे अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं कि यहां पे हमारा प्रेशर जो है वो अपना कांस्टेंट है x डायरेक्शन और z डायरेक्शन में, यानी प्लेन में, यानी ये अगर प्लेन है और ये ऊपर से पानी को, मतलब अगर मान ली कि ये पानी का एक लेयर है, तो अब ये पानी का लेयर में इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कब चेंज हो रहा है, हाइट के अलोंग, एलिवेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है अगर फ्लूइड एट रेस्ट है। ये आपको दिख रहा है, यहां पे रिजल्ट आया। और इसलिए आप हमेशा बोलते हैं कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है, फ्लूइड रेस्ट में है तो केवल और केवल आपको डेप्थ के अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रेशर लगता है। और इसी में, इसलिए हम लोग जब बात कर रहे थे तो वहां पे याद कीजिए, जब हम लोग बोल रहे थे कि सर x डायरेक्शन में अगर ये फ्लूइड
मान लीजिए एक्सेलरेशन हमारा जो है वो एक्स डायरेक्शन में है और ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड है, तो हाइट कैसे चेंज होगा, एलिवेशन कैसे बनेगा, तो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया था वो था dp/dx इज इक्वल टू माइनस रो ए एक्स। तो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर ये लोकेशन, मान लीजिए कि ये अपना कोई फ्लूइड है, एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे बोल सकते थे कि सर ये अपना h1 हाइट पे है और ये अपना h2 हाइट पे है, h1 हाइट, और मान लीजिए ये फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब यहाँ पे आप P1 है और यहाँ पे P2 लग रहा है और ये ax एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते थे कि सर P1 का जो वैल्यू होगा वो लिखा जा सकता था रो जी H1। मान लीजिए हम P नॉट को इग्नोर कर दिए जस्ट एग्जांपल के लिए, या आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं कि सर P1 इज P नॉट प्लस रो जी H1 और P2 P नॉट प्लस रो जी H2। अब यहाँ पे H1 ग्रेटर देन H2 है, बाकी तो सेम है दोनों के केस में। इसका मतलब है कि P1 का वैल्यू P2 से ज़्यादा हो गया, P2 से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये निगेटिव आ गया, तो निगेटिव का मतलब है कि P2 माइनस, मान लीजिए कि ये एलिमेंट का लेंथ L है, तो P2 माइनस P1 बाई L माइनस रो ए एक्स, यानी अगर हम इसको P1 माइनस P2 बाई L लिखेंगे तो ये बन जाएगा रो ए एक्स। और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते थे कि सर P नॉट प्लस रो जी H1 माइनस P नॉट माइनस रो जी H2 बाई L इज इक्वल टू रो ए एक्स। P नॉट कैंसिल, सो नाउ यू आर गेटिंग कि सर ये बन जाएगा रो जी H1 माइनस H2 बाई L इज इक्वल टू रो ए एक्स, यही बनेगा। रो को कैंसिल कर सकते थे, यानी यहाँ पे H1 माइनस H2 बाई L इज इक्वल टू ए एक्स बाई जी भी आ गया आपके पास, ये रिजल्ट आ गया। और अब यहाँ पे ये भी बोला जा सकता था कि सर मान लीजिए कि ये एंगल थीटा बनाता, एंगल थीटा बना रहा है, तो थीटा कहीं पे भी आपको पता है कि अगर पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर कट करे तो अल्टरनेटिव एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो अगर मान लीजिए इस फिगर में थोड़ा सा हम इसको इनलार्ज करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए, तो अब यहाँ पे ये एंगल अगर आप थीटा मान रहे हैं तो ये एंगल भी, कलर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए कि ये एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं, तो ये भी एंगल तो थीटा ही बोला जाएगा। और हम आपसे पूछे कि भैया ये जो ट्रायंगल बना वो ट्रायंगल क्या हो सकता था, तो आप बोल सकते थे कि सर ये हाइट जो होगा वो H1 माइनस H2 होगा और ये लेंथ L हो जाएगा। यानी अलग से अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो आप बोल सकते थे कि सर ये ट्रायंगल हो जाएगा अपना कुछ ऐसा, जहां पे हाइट है H1 माइनस H2। आप गौर से देखिए इस फिगर में, ये पूरा हाइट था H1 और ये पूरा हाइट था H2। तो H1 में से H2 बच गया, माइनस हो गया, तो ये हाइट जो होगा वो H1 माइनस H2 बचेगा। सो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे ये हो जाएगा रिजल्ट H1 माइनस H2 और ये हो जाएगा L और ये है अपना थीटा। सो tan थीटा कोई आपसे पूछे मैथ में तो tan थीटा क्या होता है, आप यहाँ बोल सकते थे सर H1 माइनस H2 बाई L, यही लिख सकते थे। और ये रिजल्ट किसके इक्वल था, तो अगर आप देखें यहाँ पे
तो ये हमारा आया था, ये जो है ये बोल सकते थे कि सर h1 माइनस h2/L जो है वो इक्वल है AX/GK। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंगल कितना बनाएगा तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है और ये कोई इनिशियल में था, मान लीजिए इनिशियल था, बराबर में था। अब ये AX एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर गया, गाड़ी चलना शुरू हो गया। जैसे दूध का टंकी जो होता है, चाहे आपका पेट्रोल का टंकी जो है, तो अगर उसको एग्जांपल ले, ट्रक पे आप टैंक देखे हैं, तो मान ली वो गाड़ी एक्सेलरेट हुआ। तो यहाँ पे अब ये एक एंगल बना के, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम प्रेशर बताइए कि क्या हो सकता था। तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए मतलब ये थीटा एंगल बना लिया। ये इनिशियल हाइट जो था, मान लीजिए कि ये h0 था, और अब ये जो चेंज हुआ हाइट, मान लीजिए ये डेल्टा वाई मैक्स है। और ये मैक्स का मतलब हो गया, जब भी मैक्स पूछे तो इसका मतलब है कि ये पूरा लेंथ, अगर मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, ये पूरा लेंथ अगर L है तो मैक्सिमम के लिए ये लेंथ जो होगा यहाँ तक का लेंथ देखा जाए तो ये हाफ हो जाएगा L/2। L/2। सो अगर आपसे कोई पूछे कि tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते थे कि सर डेल्टा वाई मैक्स इज बाई L/2, और ये लिखा जा सकता था AX/G के इक्वल। सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो हाइट चेंज हुआ है वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लिखे। तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से अगर कोई पूछे कि अब डेल्टा वाई, आपको पता चल जाएगा डेल्टा वाई मैक्स जो होगा वो आप लिख सकते थे कि सर यहाँ डेल्टा वाई मैक्स जो है वो AX L/2G हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा। अब अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे किस पे होना चाहिए, तो आप बोल सकते थे कि सर मैक्सिमम प्रेशर इस वन लोकेशन पे होगा, क्योंकि डेप्थ के अलोंग हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है। तो डेप्थ के अलोंग अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हाइट यही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर P1 पे P मैक्स प्रेशर होगा, और ये लिखा जा सकता था P0 प्लस P0, क्योंकि मान लीजिए ये फ्री सरफेस है तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ρg, और h यहाँ पे अब हाइट जो माना जाएगा वो डेल्टा वाई मैक्स प्लस h0 माना जाएगा। तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखें। अब यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि मान लीजिए कि अगर आपका फ्लूइड जो है केस 2 में फ्री फॉलिंग मान लें, फ्लूइड एज फ्री फॉलिंग बॉडी। जब भी कभी फ्री फॉलिंग वर्ड यूज लिखा जाता है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन अब वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन जो होगा वो -g के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन -g क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ay ऊपर की तरफ था, तो फ्री फॉलिंग मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे आ रहा है, तो अब ay हमारा -g हो जाएगा, क्योंकि ay ऊपर की तरफ लग रहा था। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो हमारा रिलेशन था dp/dy इज इक्वल टू माइनस रो ay प्लस g, और अब ये हो जाएगा फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में ये हो जाएगा -g प्लस g, और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि p हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग आ गया, क्योंकि ये अपवर्ड मोशन था, तो बोल सकते थे कि फ्री फॉलिंग के केस में अगर ay एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जैसे जा रहा था बॉडी और वो सडनली फ्री फॉलिंग हो गया, तो अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, मतलब उसके अंदर जो बॉडी होगा उसको लगेगा कि 0 ग्रेविटी में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट फील होगा और अंदर में आप dp/dy 0 है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन -g हो गया, यानी कोई एक्सेलरेशन जो है काउंटर कर गया। तो बोल सकते हैं कि इन अ
frame of reference moving with the fluid, it behaves like it is an environment with zero gravity, with zero gravity। लेकिन वही अगर कहा जाए कि सर when the direction of motion is reversed, मतलब अब नीचे की तरफ ही एक्सीलरेशन होता, तब इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग जो होता हमारा, तो अब वहां पे ए वाई जी हो जाता। और इस केस में आप बोल सकते थे कि सर डी पी बाई डी वाई अब यहां पे होता माइनस रो ए वाई प्लस जी, अब ये माइनस टू रो और जी प्लस जी, आप इसको बोल सकते थे माइनस टू रो जी, यानी सीधा का सीधा क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, दुगना हो गया। यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे द प्रेशर डिफरेंस लेयर के बीच में, वाई का मतलब है कि जस्ट एक लेयर दूसरे लेयर, तो प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ फ्लूइड लेयर is now doubled relative to the stationary fluid case, ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है डायरेक्टली पूछा जाए, तो ये सब पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब यहां से सवाल ये भी आता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, मान लीजिए ऑलरेडी हम लोग को पता है कि फ्लूइड रेस्ट में है, तो डी पी बाई डी वाई माइनस रो जी लिखा जा सकता था। यानी यहां से हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन आ चुका है कि P जो था P1 हम लोग लिखे थे कि P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, मान लिए थे कि ये कोई फ्लूइड है, यहाँ पे ये टू पोजीशन था और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था और ये P1 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h है। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे रो जी कॉन्स्टेंट है, m की तरह बिहेव कर रहा है। जस्ट आप ऐसे लिख सकते थे सर ये P1, ये रो जी एच, सो ये और प्लस P एटमॉस्फेरिक, तो ये भी कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। रो जी जस्ट लाइक m है। अब h के अकॉर्डिंग, यानी P जो है प्रेशर कैसे डेप्थ में बढ़ रहा है, x के अकॉर्डिंग। और आपको पता होना चाहिए कि अगर x के पावर में 1 हो या x हो, तो ये बोला जा सकता है कि लीनियरली चेंज हो रहा है, लीनियरली। अगर x स्क्वायर है तो आप बोलते हैं पैराबोलिक चेंज हो रहा है, पैराबोलिक। कैसा ग्राफ चेंज होगा, पैराबोलिक। अगर e टू द पावर x हो तो एक्सपोनेंशियल बोला जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सर ये रिलेशन ये प्रूव कर रहा है कि y के अलोंग, मतलब सीधे अलोंग द y, डेप्थ को हम अगर y मान ले तो अलोंग द y चेंज हो रहा है। यानी हम बोले कि y 0 पे क्या होगा, y अगर 1 मीटर डेप्थ पे क्या होगा, 2 मीटर पे क्या होगा। तो आपका अगर ग्राफ देखा जाए तो लीनियर बन रहा है। और लीनियर ग्राफ को दिखाने के लिए आप बोलते हैं कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े कि ये प्रेशर है और ये y है, डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे एक इनिशियल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस प्रेशर से किसी डिस्टेंस h तक हमारा जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो लीनियरली हो रहा है। ये डिस्टेंस जो है डेट इज h। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये बोल सकते थे कि सर ये हमारा प्रेशर जो है ये प्रेशर P1 हो गया, लीनियरली चेंज होना। तो ये लीनियरली वैरीज करता है
तो प्रेशर वेरीज लीनियरली। तो आई होप कि हम लोग जो प्रेशर डेप्थ के अलोंग देखें उसके साथ हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट बात किए कि अगर मोशन में होता तो क्या होता, रेस्ट में होता तो क्या होता। तो बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं और ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन जब आप जेई के देखेंगे तो इसी बेस्ड पे ज़्यादा बनाया है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको अगर एक बार में, आई होप कि हम डिटेल में बात की हैं, बार बार इसको ध्यान रखें ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो।